टेंट में नहीं रहेंगे। ये क्षण अलौकिक है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है। जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी, अयोध्या की मस्जिद गिराकर उम्मत मुस्लिमा की नफ्स को देख लिया है दुश्मन ने कि जान नहीं है। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर। वॉइस ऑफ इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। भारतीय मीडिया और दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र जोर और शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड फिल्म स्टार पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं बल्कि इससे कई दहाइयाँ गुजर चुकी है। ये इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है जो कि हल होने में नहीं आ रहा। दोनों कौमें और मजहब यानी हिंदू और मुस्लिम इस मामले को अपने मजहबी या कौम की जीत के तौर पर देखती है। ऐसे मसले को लेकर पूरे मुल्क के अंदर कई बार दंगे हो चुकी है, जिसके अंदर कई हजार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी तारीख क्या है और इस राम मंदिर की तामीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब हम आज के इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और अनबायस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ हकाइक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक़्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारत रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 7.77 एकड़ की ये जगह है, जहां पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुगलों से पहले लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाले मस्जिदों में से मिलती जुलती है, जिसके अंदर गुम्बदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुम्बद थे जो कि इसकी पहचान है। बाबर की हुक्म पर इसी के दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामा मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद है। 19वीं सदी में अंग्रेजों की दौर के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा उस वक़्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के ग्रोह ने यह दावा किया है कि ये मस्जिद दरअसल उनकी धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्मभूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर इस बाबरी मस्जिद को इसकी जगह पर तामीर किया गया। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की, जोर जोर के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदू मुस्लिम फसादत का खतरा बढ़ गया, तो 1859 के अंदर अंग्रेज हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह तकसीम कर दिया। एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे, दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सके। अंग्रेज दौर के अंदर जमीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, मगर अंग्रेजों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला इतना ज्यादा सर न उठा सका। फिर आखिरकार वक़्त आया 1947, जब मजहब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लेकिन इसकी तकसीम के सिर्फ 2 साल के बाद, यानी 1949 के अंदर, इस मसले ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। बस फिर क्या होना था, इसके वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दौर अंदेशी का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगाया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया, लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर गए और दोनों एक दूसरे पर दलाल देते रहे और कई दरख्वास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी। 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मजीद तनाव उस वक़्त पैदा हो गया, जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुप मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बना दी कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात हुआ। इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत जीती, जबकि भारतीय जनता
लोक सभा यानी भारत की कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सके। इन इंतखाबात के बदतरीन नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल कृष्ण आडवाणी को PGP का सदर मुंतखब किया और पार्टी इंतहा पसंद हिंदू नजरिए की हामी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई। यानी पहली बार इसने नस्ल परस्ती या फिर हिंदुओं का नारा लगाया। 1984 के अंदर मंदिर की तामीर की कमेटी का मकसद मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करने के लिए वाज़ेह तौर पर लाए अमल पेश करना था। इसे कब कैसे और किस तरह बनाया जाए यानी ये कैसा होगा, इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। कांग्रेस की हुकूमत के खात्मे पर जब नवंबर 1979 के अंदर दोबारा इंतखाबात हुए तो कांग्रेस हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत न ला सकी, जिसके नतीजे में दूसरी बड़ी जमात जनता भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के सिलसिले के अंदर पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाना शुरू कर दी ताकि खुद को अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का मसीहा इनका खैरख्वाह साबित करके इनसे जज्बाती वोट बैंक को हासिल कर सके। 25 दिसंबर 1990 को उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के अंदर पूजा करने के बाद रथ यात्रा का आगाज किया, जो कि भारतीय रियासत बिहार से होते हुए अयोध्या तक आ पहुंची, जहां पर उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा था या फिर इसका इनॉग्रेशन करना था। इस मुहिम के नतीजे में बदअमनी पर तशद्दुद वाक़ियात बढ़ाने के हादसे के पेश नजर बिहार के अंदर इस दौर के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने भारतीय वजीर VP सिंह के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया। इसकी हुकूमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दी और यूं सिर्फ 11 माह चलने वाली VP सिंह की हुकूमत आखिरकार गिर गई। यूं भारतीय जनता पार्टी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि ये आम हिंदू का ब्रेन वॉश करके इसकी जज्बात थी वोट बैंक हासिल करने में कामयाब रहे, क्योंकि इसके बाद 1991 के अंदर भारत के अंदर दोबारा कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर 36% वोट लेकर 240 सीटें हासिल की, जबकि पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किए और 144 सीटें अपने नाम की। भारतीय जनता पार्टी मुल्क की सतह पर एक दूसरी बड़ी सियासत जमात बनकर उभरी। इस कामयाबी और एतमाद के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू शिद्दत पसंद फैसिस्ट पार्टी RSS, जिसका कयाम यूरोप के अंदर नाजी पार्टी के कयाम से मुतासिर होकर 1925 के अंदर हुआ था, इसने बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक बड़ी रैली का एहतमाम किया, जिसमें RSS और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा खास तौर पर कृष्ण आडवाणी ने रैली से खिताब किया और मुजाहिरीन को जोश दिलवाया। इस सब का नतीजा ये निकला कि करीब 1.5 लाख का मजमा मुस्तहल हुआ और मस्जिद को शहीद करने पर तुल पड़ा। पुलिस इस कदर बड़े हजूम को कंट्रोल न कर सकी और कुछ ही देर के अंदर हजारों अफराद ने हथौड़ों, कुल्हाड़ों, कोदालों और दीगर हालात की मदद से पूरी मस्जिद को मसमार कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा अफराद मार गए, जिनके अंदर ज्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। पाकिस्तान में इसके रद्द अमल के अंदर 2 दिन बाद 30,000 से ज्यादा मंदिरों को मसमार कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के सानी के बाद इस हवाले से हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन लबरहान कमीशन बना दी, जिसने इस मामले को इतना लंबा खींचा कि इस कमीशन की रिपोर्ट 17 सालों के बाद 2009 के अंदर सामने आई, जिसके अंदर ये वाज़ेह था कि RSS और भारतीय जनता पार्टी की कई अहम रहनुमा ने अश्तियाल अंगेजी फसादात को बढ़ावाया था। इसी की वजह से ये फसादात हुए और जाहिर है कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल था। 2003 के अंदर अदालत के हुक्म पर मस्जिदों और इसके आसपास के इलाकों के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था, ताकि मालूम हो सके कि ये जगह पहले कोई मंदिर थी या कोई आम सी जगह जहाँ पर बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया था। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे मंदिर का आसार वाज़ेह तौर पर मौजूद थे, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक से माहिरीनों और आसार
قدیمہ نے خود رد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم حلقوں کی جانب سے بھی اس سروے کی رپورٹ کو جھوٹا کہہ کر اس پر کئی اعتراضات اٹھائے گئے جن کا جواب کسی نے نہیں دیا اور یوں یہ مسئلہ جو کا تو ہی رہ گیا۔ ظاہر ہے جب مقدمہ ہی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھا تو اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ دراصل پریشرائز کر کے بنائی گئی ایک فیک رپورٹ تھی جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اندر مسلمانوں کی مقصد 3 مساجدوں کو توڑ کر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر ہندوستان سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور خود مسلمانوں کا صفایا کرنا بھی اس موجودہ انتہا پسند حکومت کا پلان ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تک اس پر نہ تو کسی مسلمان ملک نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی عرب ملک نے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس کے بعد ٹائم آتا ہے ستمبر 2009 کا، جس کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ نے تنازع کے اندر دائر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جگہ پر ہندو اور مسلم کمیٹیوں دونوں کا حق ہے، لہذا کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ مسجد کے کل رقبے یعنی 2.77 کا 2/3 حصہ ہندوؤں کو دیا جانا چاہیے جبکہ باقی مسلمانوں کو۔ اب اس فیصلے کرنے کے بعد یہ دونوں پارٹیاں خوش نہیں تھی کیونکہ دونوں اس جگہ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کی گئی اور 2011 کے اندر سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عدم قرار دے کر اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ جو کا تو ہی باقی رہا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے دونوں فریقوں کو پرامن طریقے سے کورٹ سے باہر معاملہ حل کرنے پر زور دیا کیونکہ ایک بار پھر سے ہندو مسلم فسادات پھیلنے کا خطرہ تھا اور دوسرا عدالت بھی کافی دباؤ تھا۔ جنوری 2019 کے اندر سپریم کورٹ نے 5 جج شہبان کا بینچ بنا دیا جس نے باقاعدہ طور پر اس مقدمے کی سماعت شروع کر دی اور اس بینچ نے مارچ 2019 کے اندر دونوں فریقوں کے بیچ عدالت سے باہر معاملات طے کرنے کے لیے ایک صلح کروانے والا پینل یعنی مصالحتی پینل قائم کیا۔ ماہ تک چلنے والے یہ مذاکرات بھی ناکام رہے۔ اس کے اندر عدالت نے اس کیس کو نپٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کر دی اور بالآخر اکتوبر 2019 کے اندر کیس کی سماعت ختم ہوئی۔ نومبر میں عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسجد کی تعمیر کو ایک ٹرسٹ کو دے دینا چاہیے جس کے زیر انتظام مندر کی تعمیر شروع کی جائے، جبکہ اس کے بدلے میں ایودھیا کے اندر ہی مسلمانوں کو دوسری جگہ ایک نئی زمین الاٹ کی جائے جہاں پر وہ ایک نئی مسجد کو تعمیر کر سکے۔ فروری 2020 کے اندر رام جنم بھومی نامی 15 رکنی ٹرسٹ کو قائم کیا گیا جس کے زیر نگرانی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 5 اگست 2020 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مندر کا سنگ بنیاد رکھا اور مندر کے سنگ بنیاد کے ایک ماہ بعد لکھنؤ کی عدالت نے لال کرشنا اڈوانی کو بابری مسجد کیس میں تمام الزامات سے بری کر دیا، یعنی واضح طور پر ایک بار پھر سے موجودہ حکومت عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہوئی واضح طور پر دیکھی گئی۔ تقریباً 3.25 سال کے بعد مکمل مندر کا افتتاح نریندر مودی نے 22 جنوری 2024 کو کیا اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 7.77 ایکڑ کے اس متنازع لینڈ کو ملا کر 76.77 ایکڑ پر اس رام مندر کو تعمیر کیا گیا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو مختص کی گئی زمین پر فی الحال ابھی تک کوئی مسجد تعمیر نہیں جا سکی، لیکن خبر یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر اسی سال 2024 سے شروع کر دی جائے گی، لیکن اب کی بار اس نئے مسجد کا نام بابری مسجد کے بجائے محمد بن عبداللہ مسجد رکھا جائے۔ دراصل آج بھارتی جنتا پارٹی اور RSS کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں پر جو کہ ہندوستان کے اندر آباد ہے ان پر اتنا ظلم کرو، ان کو اتنا ٹارچر کرو کہ آخر کار یہ مظاہرے کرتے ہوئے باہر نکلے کہ ان مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو ٹھکانے لگایا جا سکے اور صرف ہندوؤں کے رہنے کے لیے اکھنڈ بھارت میں بدلا جائے، جس کا نقشہ پیش کر کے وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بھی لگا چکے ہیں اور ان سب لوگوں کو حوصلہ ملا دنیا بھر کے مسلم ممالک کی خاموشی سے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرا احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نفس کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے۔
हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। ये थी बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख, जहाँ पर इस वक्त राम मंदिर मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना प्यारों का जरूर ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।